नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डाबरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डाबरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बिल्कुल एक बार सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और लास्ट क्लास में हमने दांतों के ऊपर अध्ययन किया था और जहां तक मेरा मानना है कि दांत का लगभग सभी कंसेप्ट हमने क्लियर कर लिया था। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे लार ग्रंथियों के ऊपर। बहुत ही शानदार सा टॉपिक और बहुत अच्छे से क्वेश्चंस यहां से बनते चले जाएंगे। तो बिल्कुल पेन कॉपी हाथ में लीजिए, साथ के साथ में चीजों को नोट करिए और शानदार तरीके से हम चीजों को पढ़ते चले जाएंगे। तो आज की क्लास हम शुरू कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। देखिए, सभी को पता है कि हम पाचन तंत्र पढ़ रहे थे। अगर आप रेगुलर क्लास देख रहे हो तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम और पाचन तंत्र के अंदर हम पढ़ रहे थे एलिमेंट्री कैनाल को, आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल जिसके अंदर हमने मुख को पढ़ लिया था। मुख के बाद भोजन कहां जाता है? मुख गुहा में। आपको पता होगा कि मुख गुहा के अंदर तीन चीजें हमको पढ़नी होती है। नंबर एक, हमने जीभ के ऊपर भी क्वेश्चन पढ़े थे। नंबर दो, हम दांत के ऊपर भी क्वेश्चन पढ़े। और तीसरे नंबर पे हम आज की क्लास में लार ग्रंथियों के ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बिल्कुल घबराए नहीं, आज की जो क्लास होने वाली है वो लार ग्रंथियों के ऊपर होने वाली है और एक एक क्वेश्चन को मैं आपको नोट कराते चल रहा हूं। तो बिल्कुल हेडिंग पे लगाइए लार ग्रंथि। चलिए सर, बहुत अच्छे से चीजें हमें समझ में आ रही है। कुछ विद्यार्थियों के कमेंट भी आ रहे थे कि सर बिल्कुल ऐसे ही चीजों को पढ़ाते चलिए, हमारा कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आज की क्लास शुरू करते हैं लार ग्रंथियों के साथ में। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मनुष्य की मुख्य गुहा में, नोट करो, मनुष्य की मुख्य गुहा में तीन जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। तीन जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। उनका नाम क्या क्या है, पहले इस चीज को समझिए। यह तो पता चल गया कि सर हमारी जो माउथ कैविटी होती है, ये वाला हिस्सा, तो हमारी माउथ कैविटी के अंदर तीन जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। क्या आपको उनका नाम याद रखना जरूरी है? हां, अगर रह जाता है तो कर लीजिए, नहीं भी हो तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले मैं आपको नाम बताऊं, उससे पहले मैं आपको चित्र बताना चाहता हूं। तो देखिए, ये एक बहुत ही साफ सा चित्र मैं आपको दिखाई देने की कोशिश कर रहा हूं और साथ में मैं चीजों को लिख भी दूंगा कि क्या चीज क्या है। देखिए विद्यार्थियों, ये बहुत ही शानदार सा चित्र मैंने आपके सामने रखा है और ये डिजिटल का सबसे बड़ा फायदा है कि हमें चीजें फेस टू फेस देखने को मिल जाती है। तो नंबर एक, पहली जोड़ी लार ग्रंथि का नाम है पैरोटिड लार ग्रंथि। प्यारे विद्यार्थियों, नंबर एक हिंदी में लिख देता हूं, पैरोटिड लार ग्रंथि जोड़े में पाई जाती है। कहां है प्यारे विद्यार्थियों? अगर आप इसको सही से देख पा रहे हो तो पैरोटिड जो लार ग्रंथियां है एक्चुअली ये कानों के नीचे की तरफ है और इनसे जो लार आता है ना वो आता तो मुंह में ही, लेकिन एक्चुअली स्ट्रक्चर जो है वो कानों के नीचे की तरफ स्ट्रक्चर है ये।
तो पहली जोड़ी लार ग्रंथि का नाम हो गया पैरोटिड, राइट बात हो गई। दूसरे नंबर की लार ग्रंथि जो है देखिए यहां पर, यह है सबमैंडिबुलर, सबमैंडिबुलर, यह है दूसरा जोड़ा। और तीसरे जोड़े की लार ग्रंथि का नाम है, जो कि आप देख पा रहे हो होठों के नीचे की तरफ। देखो यहां पे हल्के हल्के अगर आप इसको तो अच्छे से देखोगे तो आपको ये अपनी जो थोड़ी होती है ना, जस्ट इसके यहां पर, यह है तीसरे जोड़े की लार ग्रंथि, जिसको हम नाम देते हैं सबलैंग्यूल। नाम लिख देता हूं, सबलैंग्यूल लार ग्रंथि। कुछ नाम ऐसे ही है, हो जाए याद, करिए कोशिश। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं आपको इस चित्र के माध्यम से बताना चाहूं तो एक छोटा सा क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है। लार ग्रंथि की बात कर रहा हूं मित्रों, सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, तो लार ग्रंथियों में हम नाम लिखेंगे पैरोटिड का। यह है सबसे बड़ी लार ग्रंथि, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है मित्रों ये। सर चित्र से बिल्कुल कहानी क्लियर हो जाती है। अरे संरचना देख के ही पता चल रहा है कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि पूछे तो आपका आंसर पैरोटिड लार ग्रंथि होना चाहिए दोस्तों। और यहीं से सबसे ज्यादा लार जो है वो अपने मुंह में आता है, यहीं से सर्वाधिक लार का स्त्रवण होता है। निकलने को तीनों ही ग्रंथियों से लार निकलता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो लार निकलता है वो आपके पैरोटिड ग्रंथि से ही आता है मित्रों। तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि मनुष्य की मुख्य गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। आपका आंसर होगा सर 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। नाम याद कर लीजिए, सबसे पहली पैरोटिड कानों के नीचे की तरफ, इसके बाद में सबमैंडिबुलर, ये रहा सबमैंडिबुलर, और तीसरी जोड़ी जो लार ग्रंथि है उसका नाम है सबलैंग्यूल लार ग्रंथि, जो कि जस्ट ये देखिए यहां पर ये वाली ग्रंथि, दूसरी ग्रंथि ये रही और ये आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है। तो बिल्कुल एकदम चित्र के माध्यम से आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि सर हमारी मुख्य गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। तो मैं वापस आपको बोर्ड पे लेके चल रहा हूं, चित्र को आप अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, और ये चित्र आपको मैं इसकी पीडीएफ बना के आपको भेजूंगा, उस पीडीएफ में भी ये चित्र आपको दिखाई दे जाएगा। तो वापस हम बोर्ड पे आते हैं और बोर्ड पे क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मनुष्य की मुख्य गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। नंबर 1 पैरोटिड लार ग्रंथि, पैरोटिड लार ग्रंथि कानों के नीचे पाई जाती है, ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि है मित्रों, ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, कानों के नीचे पाई जाती है। दूसरे नंबर की जो लार ग्रंथि है वो है सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि। नाम याद हो जाए अच्छी बात है, नहीं भी हो कोई बुरी बात नहीं है। तीसरे नंबर की लार ग्रंथि है सबलैंग्यूल, सबलैंग्यूल लार ग्रंथि। यह है 3 जोड़ी लार ग्रंथियों के नाम। एक बार और चित्र पे झलक देख लीजिए, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलैंग्यूल लार ग्रंथि है।
शायद ये कहानी क्लियर हो गई होगी आपको। चलिए अब हम बात करते हैं आगे लार ग्रंथियों के ऊपर। अब हम बात करते हैं कुछ अच्छे अच्छे कंसेप्टों के ऊपर, पेज आगे बढ़ाते हैं। अब ध्यान से सुनना, बहुत ही काम की चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए मित्रों, अब समझना बात, ये पेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये रही मुख्य गुहा। मुख्य गुहा, जो अपनी मुख्य गुहा है, इस मुख्य गुहा में ये मैंने बता दिया कि मुख्य गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। मुख्य गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। इसको शॉर्ट में ही समझ लीजिए। अपनी जो मुख्य गुहा होती है उसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, समझना, इन लार ग्रंथियों से प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन लार का स्त्रवण होता है। लार का स्त्रवण होता है। समझना बात को, ऐसा कंसेप्ट है। हमेशा यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपनी मुख्य गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि है, इनसे प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लार निकलता रहता है। ठीक है सर, बात किसकी आ गई? लार की आ गई मित्रों। लार, अगर हम लार की बात करें तो पूछा हुआ क्वेश्चन है लार का पीएच का मान। सबने सुना है 6.8 होता है, लेकिन यह है खाना खाने से पहले। खाना खाने से पहले मतलब एक तरह से बोले तो अगर प्योर लार की बात करें तो लार का पीएच का मान 6.8 होता है। और इसकी अगर इस पीएच के हिसाब से अगर हम प्रकृति की बात करें, इसका नेचर कैसा होता है, तो दुर्बल अम्लीय इसका नेचर होता है। इसका नेचर कैसा होता है, तो इसका नेचर होता है दुर्बल अम्लीय। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, अभी पिछली रेलवे की एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि खाना खाने के बाद लार का पीएच का मान। प्यारे विद्यार्थियों, खाना खाने के बाद लार का पीएच का मान लगभग 7.2 तक चला जाता है। यहां लिख देता हूं खाना खाने के बाद, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों खाना खाने के बाद भोजन में लार के अंदर बहुत सारे पदार्थ घुल जाते हैं, जिसकी वजह से भोजन कैसा हो जाता है, क्षारीय हो जाता है, हल्का क्षारीय, दुर्बल क्षारीय हो जाता है। वापस सुनिए, पहला क्वेश्चन, मुख्य गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। इन लार ग्रंथियों से प्रतिदिन कितना लार निकलता है? 1 से 1.5 लीटर लार निकलता है। लार का पीएच का मान पूछे, बोले तो 6.8, बोले खाना खाने के बाद बोले तो 7.2 इसका पीएच का मान चला जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। वापस फिर लार पे और आएंगे, इसको छोटा कर देते हैं। आगे सुनना प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम लार की बात करें तो इस लार में लगभग 99% मात्रा में जल होता है मित्रों। लार के अंदर लगभग 99.5% मात्रा में क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। और इस लार में लगभग 1% मात्रा में कुछ एंजाइम और लवण पाए जाते हैं। एंजाइम और क्या पाए जाते हैं? कुछ साल्ट पाए जाते हैं। जो हमारे मुंह में जो लार आ रहा है ना, लार, उस लार के अंदर लगभग 99% मात्रा में तो पानी है।
1% मात्रा में कुछ एंजाइम और लवण पाए जाते हैं। अब सबसे अच्छा क्वेश्चन है, लार में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? यह क्वेश्चन सबसे ज्यादा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लार में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो अगली हेडिंग में मैं आपको लिखा देता हूं, या इसको स्क्रीन को और ऊपर खींच लेते हैं। लार में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? चलो विद्यार्थियों, हम बात कर रहे हैं लार में पाए जाने वाले एंजाइम। तो थोड़ा सा क्या है, जैसे ही डिस्प्ले छोटी करते हैं तो वो अक्सर फिर छोटे आते हैं, इसलिए इसकी अपन वो चेंज कर लेते हैं स्क्रीन। अब हम बात करेंगे लार में पाए जाने वाले एंजाइम। पेज चेंज कर लेता हूं, पेज चेंज कर लेते हैं। देखिए, अब हम बात करेंगे लार में पाए जाने वाले एंजाइम कौन कौन से हैं। नंबर 1, लार में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? सबसे पहला एंजाइम है टाइलिन एंजाइम। सबको पता है कि लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। इसी टाइलिन एंजाइम को एमाइलेज या एमाइलेस, दोनों एक ही बात है। लार में पाए जाने वाला सबसे प्रमुख एंजाइम है टाइलिन एंजाइम। तो आपसे पूछेगा कि टाइलिन एंजाइम करता क्या है, तो आपको बोलना है कि टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। टाइलिन एंजाइम का जो मेन काम है वो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट में भी मैं और स्पष्ट कर दूं आपका ये कंसेप्ट। तो टाइलिन एंजाइम क्या करता है, जो आपका स्टार्च होता है, स्टार्च को हमने मंड भी बोला था, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। पहले भी बताया था, पहली क्लास में, याद करिए। स्टार्च को माल्टोज में चेंज करने का जो काम है वो टाइलिन एंजाइम का है। स्टार्च क्या है? ये एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है, मतलब है तो कार्बोहाइड्रेट ही, लेकिन जटिल प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ये एक पॉलीसैकेराइड है। तो ये स्टार्च किस में बदलता है? माल्टोज में। ये माल्टोज डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं भाई, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। अब वापस से इसको अच्छे से समझिए। हम बात कर रहे हैं कि लार में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। नंबर 1, टाइलिन एंजाइम करता क्या है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट में भी अगर बहुत अच्छे से लिखे तो टाइलिन एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता। ऐसे बोलिए, पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड में बदलता। मतलब ये थोड़ा जटिल है, थोड़ा सा सरल कर रहा है। जटिल को थोड़ा सरल बना रहा है, जटिल को थोड़ा सरल बना रहा है। मित्रों, ये ही तो पाचन है और ये ही एंजाइमों का काम है। पहला एंजाइम हो चुका है टाइलिन एंजाइम। अब है लार में पाए जाने वाला दूसरा एंजाइम। लार में पाए जाने वाला दूसरा एंजाइम, एंजाइम नंबर दूसरा कहां जा रहा है भाई? दूसरा एंजाइम है लाइसोजाइम। मित्रों, लार में पाए जाने वाला दूसरा एंजाइम है लाइसोजाइम एंजाइम। अगर आपको मेरी क्लास समझ में आ रही हो, जहां तक मानना है कि आ रही होगी, अगर आ रही हो तो प्लीज आपसे मेरा एक हल्का सा निवेदन है कि अपने अड़ोस पड़ोस में जितने भी विद्यार्थी एसएससी, रेलवे, पुलिस, पटवार, रीट, स्टेनो, कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, मैं तो कहूं कि यदि वो बालक कक्षा 10वीं, कक्षा 11वीं में बायोलॉजी पढ़ रहा हो तो वो अपनी क्लास पढ़ सकता है।
100%। इतना बेसिक तरीके से मैं आपको विज्ञान पढ़ा रहा हूं कि इससे सस्ती विज्ञान आपको नहीं मिलेगी। तो कोई भी विद्यार्थी जो कक्षा 10वीं पास करके 11वीं में बायोलॉजी है पढ़ सकता है, अगर कक्षा 10वीं में है पढ़ सकता है, किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो आप पढ़ सकते हो, आपके लिए 100% उपयोगी टॉपिक है प्यारे विद्यार्थियों। चलिए, है दूसरा एंजाइम आया लाइसोजाइम। सर लार में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, बिल्कुल यस। काम क्या है प्यारे विद्यार्थियों? लाइसोजाइम एंजाइम का जो कार्य है वो है भोजन में से बैक्टीरियाओं को नष्ट करना। भोजन में से बैक्टीरियाओं को नष्ट करना। भोजन में से बैक्टीरियाओं को नष्ट करना। प्यारे विद्यार्थियों, जो भी हम भोजन खाते हैं उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। कुछ बैक्टीरिया शरीर के लिए हानिकारक भी होते हैं तो कुछ बैक्टीरिया शरीर के लिए लाभदायक भी होते हैं। जब हम भोजन खाते हैं तो उस भोजन में से जो नुकसानदायक बैक्टीरिया होते हैं उनको नष्ट करने का काम लाइसोजाइम एंजाइम का है विद्यार्थियों। कहानी समझ में आ रही है? आ रही है साहब जी? चलो, अगर कहानी समझ में आ रही है तो अब हम ये लार की कहानी कंप्लीट हुई है। अब हम लार के बाद में अगले टॉपिक पे जाते हैं, क्योंकि यहां पे आके आपकी मुख्य गुहा कंप्लीट हो गई। देखो एक बार फिर बता देता हूं। सबसे पहले हमने ये लार के बारे में पढ़ा था, 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। इसके बाद हम आए लार के बारे में, लार में कितना क्या है, और फिर हमने पढ़ा है लार में पाए जाने वाले एंजाइमों के बारे में। अब हम आगे जो चर्चा करने वाले हैं, यहां पे आपकी मुख्य गुहा कंप्लीट हो जाती है। तो अब मैं आपको कुछ नोट लिखा रहा हूं। यहां पे मुख्य गुहा कंप्लीट हो गई है, तो अब मैं आपको नोट लिखा रहा हूं। वो नोट लिखा रहा हूं मुख्य गुहा के ऊपर। किसके ऊपर? मुख्य गुहा के ऊपर मैं आपको नोट लिखा रहा हूं। नोट नंबर 1। नोट नंबर पहला क्या कहता है? भोजन के पाचन की रासायनिक शुरुआत हो चुकी है। भोजन के पाचन की रासायनिक शुरुआत भोजन के पाचन की रासायनिक शुरुआत हो चुकी है मित्रों। और ये रासायनिक शुरुआत कहां से होती है? मुख्य गुहा से हो गई, क्योंकि स्टार्च माल्टोज में बदल चुका है। भोजन के पाचन की रासायनिक शुरुआत हो चुकी है मित्रों मुख्य गुहा से। नंबर 2 पॉइंट नंबर 2, कार्बोहाइड्रेट का सर्वाधिक पाचन यही होता है, इसलिए भोजन को चबा चबा के खाइए। क्वेश्चन आता है कि भोजन में हम सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ही लेते हैं, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा। कार्बोहाइड्रेट का सर्वाधिक पाचन ये मुख्य गुहा में ही होता है मित्रों। ध्यान रखना इस पॉइंट को। कार्बोहाइड्रेट का सर्वाधिक पाचन कहां पे होता है? मुख्य गुहा में होता है। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, ये ले तू गुलाबी कलर में। गुलाबी कलर काफी फेमस है, ध्यान से सुनना। मुख्य गुहा में पाचन के बाद, भैया पाचन हो चुका है, अब आगे जाएगा भोजन। ध्यान से सुनना। मुख्य गुहा में पाचन के बाद मुख्य गुहा में
पाचन के बाद भोजन को निवाला शब्द कम देते हैं एग्जाम में, बोलस के नाम से जाना जाता है। बोलस के नाम से जाना जाता है। बोलस के नाम से जाना जाता है मित्रों। सबसे ज्यादा बार ये लाइन रिपीट हुआ है कि मुख्य गुहा में पाचन के बाद। भाई अब आपको पता है कि जैसे मुख पड़ा था, मुख के बाद भोजन कहां गया था? मुख्य गुहा में। अब ध्यान से सुनना प्यारे विद्यार्थियों, मुख्य गुहा के बाद अब भोजन ग्रैसनी से होता हुआ हमारी ग्रैसिका में जाने वाला है। तो बात इस मुख्य गुहा की चल रही है। मुख्य गुहा में जैसे ही भोजन का पाचन होगा, मुख्य गुहा में पाचन के बाद अब भोजन का नाम, भोजन को भोजन नहीं, भोजन को बोलस के नाम से जाना जाएगा। और इस बोलस की प्रकृति हल्की क्षारीय होती है। दुर्बल लिख देता हूं, ये बोलस दुर्बल क्षारीय प्रकृति का होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे से सुनना मेरे पॉइंट को। ये जैसे अपने भोजन खाया और इस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया, जैसे तो जैसे ही भोजन की लुगदी बन गई, एक्चुअली लुगदी में एक श्लेष्मा काम में आता है। तो जैसे ही भोजन की लुगदी बनती है, तो उस भोजन को, जैसे अपन ने भोजन चबा लिया, बहुत सी बार भोजन चबा लिया, तो उस भोजन को अब हम नाम देते हैं बोलस। तो अब मुख्य गुहा के बाद भोजन ग्रैसनी में जाएगा, ग्रैसिका में जाएगा। भोजन नहीं, बोलस जाएगा नीचे। नीचे क्या जाएगा? बोलस। और उस बोलस की प्रकृति कैसी है मित्रों? क्षारीय प्रकृति का है। हाँ, तो इसके साथ में आपकी मुख्य गुहा कंप्लीट हुई है। अब हम मुख्य गुहा के बाद एक अगले टॉपिक पे जाते हैं जिसका नाम होगा ग्रैसनी, या उसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। तो अपना पेज चेंज कीजिए और अब हम चलते हैं ग्रैसनी के ऊपर। तो हेडिंग पे लगाइए ग्रैसनी, या हम इसको बोलते हैं फेरिंग्स। ग्रैसनी या फेरिंग्स बोलते हैं। देखिए विद्यार्थियों, नंबर 1, ग्रैसनी में भोजन का किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। लिख देता हूं, ग्रैसनी में भोजन का किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। कोई डाइजेशन यहां पे नहीं होता है। ठीक है सर। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, एक्चुअली मैं आपको एक ग्रैसनी का चित्र बनाना चाह रहा हूं। बहुत अच्छे से इसको समझना है। थोड़ा बड़ा बना देता हूं। जैसे ये ग्रैसनी में 2 छिद्र होते हैं। ध्यान से सुनना मित्रों। ये 2 छिद्र है ग्रैसनी के अंदर। ग्रैसनी में 2 छिद्र है। ये रहे, ध्यान से सुनना। जैसे ये तो अपना
मुख से भोजन जा रहा है, और ये तो मुंह वाला हिस्सा है, और ऐसे समझिए ये हमारा नाक वाला हिस्सा है जहां से वायु प्रवेश करेगी। तो ध्यान से सुनना, यहां से तो आपका भोजन जा रहा है, ध्यान से सुनना, इधर से तो आपकी आ रही है वायु, नाक से तो वायु आएगी, और यहां से आपका भोजन जा रहा है। बहुत काम की चीज है। ग्रैसनी के अंदर 2 छिद्र है मित्रों, ग्रैसनी के अंदर 2 छिद्र है। बहुत अच्छे से देखोगे तब कहानी समझ में आएगी। यह भोजन जा रहा है, जैसे ये भोजन है, तो भोजन ग्रैसनी के जिस छिद्र से जाएगा वो ये वाला छिद्र है। इस छिद्र से भोजन ग्रैसिका में चला जाएगा, इस छिद्र से भोजन ग्रैसिका में चला जाएगा। अच्छे से सुनना, ग्रैसनी के अंदर 2 छिद्र है। जिस छिद्र से भोजन निकला है इस छिद्र को हम बोलते हैं गिलट, इस छिद्र को हम बोलते हैं निगल द्वार। निगल द्वार शब्द नहीं आता है, गिलट ही शब्द का प्रयोग करें। आपको दिखाई तो दे रहा है? हां सर दिखाई दे रहा है। सुनना, ग्रैसनी के अंदर 2 छिद्र है, जिस छिद्र से भोजन जाता उस छिद्र का नाम है गिलट। ध्यान से सुनो, ये ग्रैसनी है, यहां भोजन का कोई पाचन तो होता ही नहीं, बस 2 छिद्र है, एक से भोजन जाएगा, एक से ऑक्सीजन जाएगी। तो अब ध्यान से सुनना, जिस छिद्र से वायु जाएगी वो ये वाला छिद्र है। और मैं बता दूं, वायु आगे जो है वो हमारे लंग्स में जाती है, हमारे फेफड़ों में जाएगी। वायु जो है आगे कहां जाएगी? हमारे फेफड़ों में। तो प्यारे विद्यार्थियों, जिस छिद्र से वायु जाती है, जिस छिद्र से वायु जारी है मित्रों, उस छिद्र का नाम क्या है? जिस छिद्र से वायु जाती है उस छिद्र का नाम क्या है? तो इस छिद्र का नाम है ग्लोटस। इसको हम हिंदी में घाटी द्वार भी बोलते हैं। क्लियर हो गया? 2 छिद्र है, एक से जा रहा है भोजन, एक से जा रही है वायु। तो जिस छिद्र से भोजन जा रहा है उस छिद्र का नाम है गिलट, जिस छिद्र से वायु जाएगी फेफड़ों में उस छिद्र का नाम है ग्लोटस। अब एक खास चीज और बना रहा हूं, एक खास चीज है मित्रों, ध्यान से सुनना। ये वाला कलर ले ले। यहां पर एक ढक्कन होता है मित्रों, अच्छे से सुनना, काम की चीज है। इस जगह पर एक ढक्कन सा दिखाई देता है। ये जो आपकी एक तरह से कह सकते हैं श्वास नली जो होती है ना, ये वाला जो ढक्कन होता है, ये इसके ऊपर एक ढक्कन होता है ऊपर। भैया जस्ट ये श्वास नली का भाग है, श्वास नली वाला भाग है। तो इसके ऊपर जो ढक्कन आपको दिखाई दे रहा है, इस ढक्कन को बोलते हैं एपिग्लोटस। ग्लोटस नहीं, इसको बोलते हैं एपिग्लोटस। काम की चीज है। और इसी एपिग्लोटस को ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है। ट्रैफिक पुलिसमैन आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्न में से किसे ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है? ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम, एपिग्लोटस को। समझिए बात को प्यारे विद्यार्थियों, इसे हम ट्रैफिक पुलिसमैन क्यों करें? इस एपिग्लोटस को ट्रैफिक पुलिसमैन क्यों कहा जा रहा है? हां, तो इसको समझना। जैसे मान लीजिए, मेरी बात को सुनना, जैसे ही ये ट्रैफिक पुलिसमैन क्यों करे इसको? जैसे आपने भोजन खाया तो ये वाला ढक्कन इस श्वास नली को ढक लेगा। समझो, जैसे आपने भोजन खाया तो ये वाला ढक्कन इस श्वास नली को ढक लेगा और भोजन जो है इस छिद्र से होगा नीचे चला जाएगा। लेकिन जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ये वाला ढक्कन खुल के भोजन वाले मार्ग को बंद कर लेगा। बात सुनो, जैसे ही आप ऑक्सीजन लेते हो तो ये वाला ढक्कन
इधर भोजन वाले मार्ग को बंद कर देता है और इधर से वायु जो है वो फेफड़ों में चली जाएगी। तो दिन भर भोजन जाता है तो श्वास नली को बंद करता है, और जब वायु जाती है तो इधर से भोजन को बंद करता है। तो दिन भर में एक ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह यह काम करता है, इसलिए इस एपिग्लोटस को ट्रैफिक पुलिसमैन कहा जाता है। मित्रों स्टार लगा लेना, इस एपिग्लोटस को ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन नोट करो। पहला क्वेश्चन, ग्रैसनी में भोजन का किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। नंबर 1, ग्रैसनी में 2 छिद्र पाए जाते हैं। ग्रैसनी में 2 छिद्र पाए जाते हैं। जिस छिद्र से भोजन जाता है उसका नाम गिलट है। मित्रों जिस छिद्र से भोजन जाता है उस छिद्र का नाम गिलट है, निगल द्वार है। और जिस छिद्र से वायु फेफड़ों में जाती है उस छिद्र का नाम ग्लोटस है। मित्रों ग्लोटस। नंबर 2। नंबर 3, इस ग्लोटस के ऊपर एक ढक्कन पाया जाता है जिसे हम एपिग्लोटस बोलते हैं, और इसी एपिग्लोटस को ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है। यह एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है। तो यह था ग्रैसनी का एक शानदार सा चित्र। बात समझ में आई है? तो आई है तो इसको अपनी कॉपी में नोट करिए, कॉपी में बनाओ अच्छे से। एक छिद्र हो गया ग्लट, एक है ग्लोटस, ढक्कन का नाम एपिग्लोटस, और इस एपिग्लोटस को बोला जा रहा है ट्रैफिक पुलिसमैन। यह था आपका ग्रैसनी का टॉपिक। इससे ज्यादा ग्रैसनी में कभी भी कोई कुछ भी नहीं पूछेगा। चलो अगला, ग्रैसनी के बाद अब भोजन ग्रैसिका में जाने वाला है। मित्रों ग्रैसनी के बाद अब भोजन ग्रैसिका में जाएगा। ग्रैसिका, या हम इसको ग्रासनाल भी बोल सकते हैं, या हम इसको ईसोफेगस या ऑसोफेगस भी बोल सकते हैं। चलो भाई, ग्रैसिका के बारे में पढ़ना है। यह है ग्रैसिका। देखो ये अभी हमारी ग्रैसनी थी, यहां तक हमने पढ़ लिया। और अभी मैंने बोला कि ग्रैसनी में भोजन का किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। ठीक है, ग्रैसनी के बाद अब नीचे जा रहा है भोजन। ये एक फूड पाइप है, यहां से आया था भोजन। देखो यहां से इस वाले छिद्र से भोजन आ गया था। ग्रैसनी के बाद अब भोजन आया है ग्रैसिका के अंदर। यह है आपकी ग्रैसिका या ग्रासनाल। नंबर 1। अगर ग्रैसिका के ऊपर मैं बात करूं तो ग्रैसिका का पहला क्वेश्चन है कि यहां पर भोजन का भी पाचन नहीं होता है। ग्रैसिका में भोजन का किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। नहीं होता है। देखिए विद्यार्थियों, न तो कोई ग्रैसनी में पाचन हुआ न कोई ग्रैसिका में पाचन हुआ। मतलब ऊपर से क्या रहा है, बोलस आ रहा है। अभी ध्यान है क्या, मुख्य गुहा में पाचन के बाद भोजन को बोलस बोला है हमने, तो बोलस आ रहा है नीचे। क्या रहा है, बोलस 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 बोलस, क्षारीय प्रकृति का बोलस आ रहा है।
तो ग्रेसनी में पाचन नहीं हुआ, ग्रेसिका में कोई पाचन नहीं होगा। प्यारे विद्यार्थियों, ग्रेसिका की लंबाई लगभग, इसकी लंबाई बताते हैं 25 सेंटीमीटर। एक बार पूछ लिया था रेलवे के अंदर कि जो हमारी ग्रेसिका होती है, फूड पाइप जहां से भोजन जाता है, ऐसे इसकी लंबाई है लगभग 25 सेंटीमीटर। प्यारे विद्यार्थियों, आपको एक शानदार सा क्वेश्चन बोल रहा हूं। ग्रेसिका की दीवारों में एक गति होती है जिसका नाम है किरमाणु गति। ग्रेसिका की दीवारों में किरमाणु गति होती है जिसको हम इंग्लिश में पेरी स्टाइलिस बोलते हैं। लिखना, नोट करने, सब अच्छा शब्द है। प्यारे विद्यार्थियों, हमारी जो ग्रेसिका है ना, इस ग्रेसिका की दीवारों में लगातार एक मूवमेंट होता है, ऐसे एक गति होती रहती है जिससे भोजन लगातार आमाशय में धकेला जाएगा। ग्रेसिका के बाद आपको पता है कि भोजन कहां जाने वाला है, आमाशय में। तो ग्रेसिका की दीवारों में लगातार एक मूवमेंट होता है, एक गति होती है जिसकी वजह से भोजन को आमाशय में धकेला जाता है, और उस गति का नाम है किरमाणु गति। मोस्ट है। यह गति वैसे तो लगभग पूरी एलिमेंट्री कैनाल में चलती है, छोटी आंत में भी चलती है, बड़ी आंत में भी चलती है। इसी मूवमेंट की वजह से भोजन आगे खिसकता रहेगा। तो इस गति का नाम है किरमाणु गति। प्यारे विद्यार्थियों, नोट कर लीजिए इस गति के बारे में। हाँ, बिल्कुल नोट करिए। हाँ, एक शब्द और लिख लीजिए। ये अपनी जो ग्रेसिका है, यहां से एक पदार्थ निकलता रहता है जिसका नाम है श्लेष्मा। एक पदार्थ निकलता रहता है जिसका नाम है श्लेष्मा पदार्थ, जो कि भोजन को चिकना बनाए रखता है। क्या निकलता है? यहां से एक पदार्थ निकलता है श्लेष्मा, या हिंदी में बोलते हैं म्यूकस। श्लेष्मा ग्रंथियां होती है यहां पर हल्के, उनसे निकलता है एक तरल सा पदार्थ निकलता रहता है जो भोजन को चिकना बनाता रहता है, लसलसा बनाता रहता है, उसका नाम है श्लेष्मा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ग्रेसनी के अंदर भोजन का किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। ग्रेसिका के अंदर भी भोजन का किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। पाचन तो हुआ ही नहीं दोनों जगह पर। लेकिन ग्रेसिका की दीवारों में एक गति होती है और उस गति का नाम है किरमाणु गति, जिसकी वजह से भोजन लगातार आमाशय में धकेला जाता है। तो मित्रों, ध्यान से सुन लीजिए। अब भोजन आमाशय में जाएगा, भोजन नहीं, आमाशय में क्या जाके गिरेगा? क्या जाके गिरेगा आमाशय में? बताइए। आमाशय में बोलस जाके गिरता है, बोलस जाकर गिरेगा। ऊपर से बोलस ही तो आ रहा है, और यह बोलस कैसा था? क्षारीय। क्षारीय है। बोलस कैसा है? क्षारीय है। अच्छे से सुनो। अब भोजन आमाशय में जाके गिरेगा। कहां जाके गिरेगा? आमाशय में। तो आमाशय में कौन जाके गिरेगा? बोलस। और उस बोलस की प्रकृति कैसी है? क्षारीय। तो आगे की पूरी प्रोसेसिंग कहां पे होगी? आमाशय के अंदर होगी। पूरी प्रक्रिया इस बोलस के ऊपर चलेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब भोजन आपके आमाशय में पहुंच चुका है। मतलब आपका बोलस दैनिक विज्ञान है, आपके शरीर के ऊपर चल रही है। टेंशन लेने की जरूरत है नहीं है। सोचा करो, जैसे आपने भोजन खाया, चलो पानी पीते फिर खाएंगे भोजन। पानी पियो फिर बताता हूं मैं आपको, फिर बात करते हैं। अभी ये दैनिक विज्ञान। मान लीजिए आप भोजन खा रहे हो तो क्या क्या चल रहा है? अब सुनो, ऐसे सोचो, आपने
रोटी खाई, आपने चावल खाए। सबसे पहले भोजन का अंतर ग्रहण किया, ठीक है। जैसे ही आपने चावल खाया का मतलब आपने कार्बोहाइड्रेट खा लिया है। जैसे ही आपने भोजन खाया उसका टुकड़ा, दांत जो है उसके टुकड़े कर देंगे, जीभ उसका स्वाद दे देगी, और हमारी लार ग्रंथियों से उसमें क्या मिलता है, लार में टाइलिन एंजाइम है, स्टार्च को किस में बदल देगा, माल्टोज में। लार के अंदर भी श्लेष्मा है जो कि भोजन को लसलसा बना देगा, और जैसे हमारा भोजन के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, खा खा के टुकड़े टुकड़े कर दिए, अब हम उस भोजन को नाम देंगे बोलस। वो बोलस ग्रेसनी से होता हुआ ग्रेसिका में जाएगा। ग्रेसिका के अंदर फिर म्यूकस मिलता है, भोजन लसलसा बना रहेगा, चिकना बना रहेगा, और ग्रेसिका की दीवारों में एक गति होती है क्रमानुकुंचन गति, और उस क्रमानुकुंचन गति की वजह से वो बोलस 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 आमाशय में चला जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, बीच बीच में मैं एक दो वीडियो यूट्यूब पर भी डालता हूं। बाकी की ये जो क्लासें चलती है, ये सबको पता है, ये क्लास मेनली डाबरा क्लासेज एप्लीकेशन पे चल रही है। डाबरा क्लासेज एप्लीकेशन पे ये वीडियो चल रही है। तो जिन विद्यार्थियों को बीच बीच में एक दो वीडियो मैं यूट्यूब पे डालता हूं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्ले स्टोर से डाबरा क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, और वहां पे साइंस का नया सिलेक्शन बैच, साइंस का बिल्कुल हिंदी में लिखा हुआ है, साइंस का नया सिलेक्शन बैच, एकदम बिल्कुल डिजिटल बोर्ड के साथ शानदार क्वालिटी में, इस वाले कोर्स पे आप क्लिक करिए और साइंस का नया सिलेक्शन बैच आप खरीद लीजिए। एकदम आपसे मैं कह रहा हूं, इतनी बिल्कुल बेसिक लेवल से, एकदम जीरो लेवल से ये साइंस आपको पढ़ाई जा रही है, और इससे बेहतर साइंस आपको कहीं नहीं मिल सकती, ना मात्र रजिस्ट्रेशन फीस में। घर बैठिए, कहीं मत जाइए। मैं कह रहा हूं आपका जितना बसों का किराया है ना कोचिंग आने जाने तक का, मात्र उस फीस में। साथ में आप यहां से घर से कोचिंग निकलते हो, आधा घंटा जाने का, आधा घंटा आने का, 1 घंटा पढ़ने का, उस 2 घंटे के अंदर आप यहां 2 वीडियो देखिए शानदार डायग्राम के साथ, और ऐसी समझदारी बिल्कुल जीरो लेवल से। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को कॉल कर सकते हो। ये नंबर पे आप कॉल करिए, और यहीं से आपको पीडीएफ भी मैं उपलब्ध करा दूंगा। अगर किसी विद्यार्थी को पीडीएफ वगैरह चाहिए तो इससे आप ले सकते हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट करिए। अगली क्लास में हम आमाशय के ऊपर चलने वाले हैं, और घबराए नहीं, मैं बैठा हूं जनरल साइंस सिखाने के लिए, और जनरल साइंस में इससे बेहतर आपको कुछ नहीं मिलेगा। तीनों ही सब्जेक्ट में पढ़ाने वाला हूं, फिजिक्स भी मैं पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा, बायो भी पढ़ाऊंगा। भले ही थोड़ा समय लग जाए, लेकिन साइंस कंप्लीट में करा दूंगा आपको। ओके विद्यार्थियों, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को देखा। अगली वीडियो का इंतजार करिए थोड़ा सा, और आराम से पानी पी के, खाना खा के अगली वीडियो को देखने के लिए बैठ जाइए अपनी डाबरा क्लासेज एप्लीकेशन पर। थैंक यू, धन्यवाद विद्यार्थियों।